आज हम बात कर रहे हैं हमारी भारतीय वायुसेना की, जो कई ऐतिहासिक वॉर्स और मिशंस का हिस्सा रही है, भारत की अखंडता में कई योगदान दिए हैं। आज हमारे साथ हैं 1971 के वॉर हीरो, सेवानिवृत्त विंग कमांडर विजय कार्णिक जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ TNN न्यूज़ स्टूडियो में। थैंक यू। सर, आज के दौर में हम देख रहे हैं कि भारतीय सेना में और साथ में भारतीय वायुसेना में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। तो कौन कौन से बदलाव आप देख रहे हैं आज के समय में और कितनी ताकतवर हो रही है हमारी भारतीय वायुसेना? एक तो ये था कि जो इंडक्शन रुक गया था कांग्रेस के ज़माने में जी। कि जो जहाज़ रिप्लेस करने थे वो नहीं हो रहे थे, हेलीकॉप्टर रिप्लेस करने थे, ट्रांसपोर्ट फ्लीट पुराना हो गया था, फाइटर्स बहुत पुराने हो गए थे, बॉम्बर्स तो आउट ऑफ फेज आउट कर दिया। इनका रिप्लेसमेंट टाइम पर नहीं हुआ, इसलिए अभी भी कुछ स्क्वाड्रन हमारे कम पड़ रहे हैं जी। 42 स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ होना है तो हमारी 4-5 स्क्वाड्रन हमारे कम है जी। अब उसकी बहुत ये जो गवर्नमेंट है बहुत ताकत से वो काम कर रही है। उन्होंने फटाफट जाके राफेल लेके आए और इसके बाद में ये तेजस को भी जल्दी से बनाने का ये किया जी। तो काफ़ी सारे मिक्स स्क्वाड्रन तेजस ने रिप्लेस कर दिए, राफेल ने रिप्लेस कर दिया है और बाकी MiG-29 फेज आउट करना, MiG-21 फेज आउट करना बहुत ज़रूरी था तो उसका फेज आउट का प्रोग्राम चालू हो गया। फिर अभी एक दो तीन स्क्वाड्रन भी बचे MiG-21 के, वो भी अभी फेज आउट हो जाएंगे। तो तरक्की हो रही है और इसमें इंडियनाइजेशन आ गया, मतलब आत्मनिर्भर भारत जी। उससे बहुत फ़र्क पड़ गया है जी। तो अभी जो ट्रांसपोर्ट फ्लीट हमारी नई आने वाली है उसमें एयरबस और टाटा का समझौता हो गया, जिसका कि बड़ौदा में जी फैक्ट्री बनने वाली है, बड़ौदा में प्रोडक्शन होने वाला है जी। इस तरह से काफ़ी कंपनियों ने काम चालू कर दिया है और अभी दूसरा भी फाइटर बनाने के डिज़ाइन चालू हो गए हैं HAL के इसमें। उसी तरह से आर्मी में भी टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स टाटा भी बना रही है, L&T बना रही, काफ़ी सब जो अपनी कंपनियां हैं वो ये कर रही। माजगांव डॉग नए डिज़ाइन कर रहा है शिपिंग का, उसमें प्रायोरिटी दी जा रही है। सबमरीन्स के लिए एक सबमरीन भी निकल गई है। विक्रांत का फिर से रिप्लेसमेंट हो गया है एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से जी। अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो इस तरह से काफ़ी फास्ट स्पीड में हम अपना आर्म फोर्सेस बना रहे हैं जी। और ये बात है कि यदि आपको पावर बनना है तो इकोनॉमी और मिलिट्री पावर ये दोनों की ज़रूरत पड़ती है और हमारी मिलिट्री भी सक्षम है तो हमें अभी सुपर पावर बनने से ये सुपर पावर के जो 2 जी वो हम पार करके सुपर पावर बन जाएंगे। और एक हमको ये है कि हमारे पास बहुत ट्रेंड मैन पावर है, बहुत सीखे लोग हैं, R&D भी काफ़ी सेटअप हो गया है। हमारा जो असली ये देना चाहिए, शाबाश के देना चाहिए इसरो को जी, जिन्होंने कि नासा की तुलना में भी आगे बढ़ गया है जी। नासा भी ये कभी उन लोग ये तो नहीं कहेंगे मगर नासा को पता है कि ये जो इसरो और इंडिया इनसे आगे चले गया है करके। जी सर, 1932 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से स्थापित हुई थी हमारी वायुसेना। उसके बाद 1950 में जब भारत गणतंत्र बना तो रॉयल शब्द वो हटा दिया गया था एयरफोर्स से। तो उसके बारे में बताइए कि इसके पीछे का मकसद क्या था? हम ब्रिटिश राज कर रहे थे तो ब्रिटिश के जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है वो रॉयल एयरफोर्स, रॉयल नेवी, रॉयल मिलिट्री के नाम से ही वो करते हैं। हम भी ब्रिटेन के अंडर थे तो हम भी रॉयल नाम यूज़ करते थे कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स, मगर इंडियन आता था उसमें जी। जैसे रॉयल कैनेडियन होता है, रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन एयरफोर्स का था जी। जैसे ब्रिटिश गए तो हटा नहीं था, ऑटोमेटिक था उसमें कुछ किसी को सोचने की करने की ज़रूरत नहीं थी तो रॉयल नाम निकल गया और उसके जगह हम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स जी का अडॉप्ट कर लिया।
सर ये रॉयल शब्द हटने के बाद में काफ़ी परिवर्तन आया हमारे भारतीय वायुसेना में, उसके बारे में बताइए आप। वही मैंने बताया कि रॉयल निकल गया, फिर उसके बाद में काफ़ी जब उन लोग गए तो काफ़ी ब्रिटिश ऑफिसर भी थे। जी पहले अपना हमारा आर्मी का जो चीफ था वो ब्रिटिश ऑफिसर ही था। जी उसके बाद में उन लोग उनको रिप्लेस करना चालू हो गया और फिर अपने लोगों ने कमान संभाल ली। जी उनके इंस्टीट्यूट उन्होंने सेटअप किए थे और काफ़ी अच्छे हालत में थे, उसको हमने अपग्रेड किया। तो ट्रेनिंग भी उसी तरह से फिर हमने हाथ में सब हमने फिर इंडियनाइजेशन कर दिया उसको। जी मगर जो वो ब्रिटिश थिंकिंग थी वो चल रही थी अभी तक, जी कि उनके जो टैक्टिक्स थे, जी जी उनका जो बटालियन का जो सेटिंग था, तो ब्रिगेड ये वो सब हमने अभी रखा है। मगर अभी ये मोदी के ज़माने में वो भी अभी चेंजेस हो रहे हैं जी और ये काफ़ी चेंजेस होके जी। काफ़ी इंडियनाइजेशन हो जाएगा। मैं कहता हूँ आगे में जाके हमारे जो रैंक है विंग कमांडर वगैरह, जी ये भी कुछ हद से हम इसको इंडियन इसमें चेंज कर देंगे, जी ऐसा हो सकता है। जी जी सर, चाहे 1962 की जंग हो, चाहे 65 की हो, 1971 के तो आप वॉर के हीरो भी रह चुके हैं। हर जंग के बाद में हमारी भारतीय वायुसेना में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, उसके बारे में आप बताइए। हाँ, जैसा कि हमारा 62 में तो हम बहुत कोई मतलब कि गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था कि मिलिट्री को अच्छा से बजट दे के ये करे। मगर 62 वॉर हारने के बाद फिर बजटरी सैंक्शन दिए, बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ, बहुत भर्ती हुई। फिर इतनी भर्ती हुई कि मेस में जगह नहीं थी हमारे बैरक्स में, जहाँ एक बंदा रहता था वहाँ 10-10 लोग रहने, तो उसको भी एडजस्ट करने में काट कर फिर बाद में 65 वॉर भी आ गई। तो वो सिलसिला जो चालू हो गया वो अच्छे के लिए चालू हो गया। जी जी सर, ऐसे कौन कौन से युद्ध हैं जिसमें हमारी भारतीय वायुसेना ने अपना शौर्य दिखाया है? वो तो हम कहते हैं कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स से लेके रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काम किया। बर्मा फ्रंट पे इन लोग स्क्वाड्रन ऑपरेट कर रहे थे, नंबर 6 स्क्वाड्रन। तो वहाँ पर उनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे, मगर अपने पायलट्स इंडियन थे, तो वहाँ भी अच्छे से कामगिरी की है हमने। रॉयल एयरफोर्स ब्रिटिश की तरफ से भी हमने जी ठीक से लड़े। उसके बाद में अब जब खुद का हो गया तो भी हम उसको काफ़ी और एक हो गया कि जो पैट्रियोटिज़म था वो पैट्रियोटिज़म मिलिट्री में बढ़ गया है। जी और लोग हमें जो ट्रेनिंग है उसमें हमें राष्ट्र भक्ति का ज़्यादा ऑटोमेटिकली आया, इसको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमको लगा कि चलो अब देश अपना है, अपना झंडा है, अपने झंडे को हम संभाल कर रहे हैं। तो इस तरह के बदलाव आए। जी सर, अब भारतीय वायुसेना से हैं और 1971 के वॉर हीरो भी हैं। कुछ ऐसी अनकही कोई किस्से आप शेयर करिए कि क्या माहौल था उस वक्त, भारतीय वायुसेना ने अपना पराक्रम कैसे दिखाया था? नहीं, 71 वॉर वॉज माइलस्टोन। 71 वॉर में काफ़ी सोचना पड़ा और तब तक वो प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था आर्मी और एयरफोर्स का। हम अपना लड़ाई लड़ते थे, वो अपना लड़ाई लड़ते जाते थे, और जब भी मदद मांगते थे तभी हम जाते थे। जी जैसा कि बॉर्डर सिनेमा में हमने देखा कि जब वो टैंक्स आके उन्होंने उनको घेर लिया चौकी को, फिर उन्होंने बताया एयरफोर्स को कि आपको मदद करो, फिर उन्होंने जाके फिर टैंक से ये करके ऐसा। तो हम हमारा अपना ऑपरेशन प्लान रहता था कि जाके कराची स्ट्राइक करो, या तो उनके एयरफील्ड स्ट्राइक करो, उनके जो ब्रिजेस है इसको स्ट्राइक करो, उसके बाद में उनके एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय करो। वो भी आते थे हमारे ऊपर, एयर वॉर होता था, इस तरह से जाते थे। मगर ऐसा कोई प्लानिंग नहीं बनता था कि भैया ये बटालियन अभी बढ़ रही थी, इसके साथ ये स्क्वाड्रन काम करेगा। जी तो 71 वॉर में ये काफ़ी हद से हुआ।
आधा ही हुआ मतलब। जी मगर 71 वॉर का क्या था कि उसका नाम क्या था, ऑपरेशन कैक्टस लिली। जी तो कैक्टस लिली में जो ऑपरेशंस हुए कैक्टस लिली के, उसमें काफ़ी ये थे। एक तो हेलीकॉप्टर, वो सेलहट जो था जी वहाँ तक हमारी बटालियन नहीं पहुँच रही थी, तो हेलीकॉप्टर में हेलीकॉप्टर में बैठा के उनको फटाफट वहाँ पर जी। रात को जी नाइट ऑपरेशन किया। जी उसके बाद में मेघना रिवर था, उसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी था जी। ढाका के करने। जी वो मेघना रिवर पे भी वो अभी कहते हैं, उसको कहते हैं कि हेली ब्रिज, हेलीकॉप्टर ब्रिज बना है। 14 हेलीकॉप्टर्स वे कम्प्लीटली कमिटेड। वो उनका काम ही ये था कि ये मिलिट्री ये करो, उधर उनको छोड़ो, वापस आके फिर ले जाओ। जी तो वो ब्रिज टाइप का उन्होंने हेलीकॉप्टर का ब्रिज बना दिया था। वो ये कि उसमें भी काफ़ी मदद हुई कि जल्दी से उनको सर। फिर ढाका के पास हमको उनके एनिमी आगे थी, वो एनिमी लाइन के पीछे हमको मिलिट्री पहुंचानी थी। तो 800 पैराट्रूपर्स जी हमने 11 दिसंबर को ड्रॉप किए। उसमें 6 AN-12 एयरक्राफ्ट जो कि 90 ट्रूप्स ड्रॉप करते हैं। जी उसके बाद में पैकेट एयरक्राफ्ट में भी 30-40 ट्रूप। तो 14 पैकेट और डकोटास, 20-22 डकोटास, जी इन्होंने पूरे रात 11 तारीख को टांगबिल करके जगह है, वहाँ पर रात को एक्यूरेट पैरा ड्रॉप किया। जी और इनको समझ में नहीं आना चाहिए पाकिस्तान आर्मी को कि हम उनके पीछे जी ढाका के पास में हमारा ड्रॉप हो रहा है, इसलिए उनके ऊपर भी हमने क्या किया कि डमी पैराट्रूपर्स डाल दिया। जी तो उन लोग कन्फ्यूज़ हो गए कि उनको लगा पैराट्रूपर आ रहे हो, फायर कर रहे, और आगे देखते थे कि वो डमी है। तो जी। वो सोचते सोचते वहाँ पर हमारी 800 ट्रुप्स वहाँ पर पहुँच गए और वो ढाका के ऊपर हमला कर दिया। ढाका फिर सरेंडर। फिर इनके पीछे पहुँचने के बाद वो ट्रैप में आ गए, तो फिर उनको एक ही रास्ता था कि सरेंडर कर। जी और ये ईस्ट में हुआ। इसमें बहुत चीज़ें हुई जो कि जी। नए प्लानिंग के मुताबिक हुई। जी वेस्ट में तो नॉर्मल लड़ाई चालू थी कि आर्मी एडवांस कर रही थी, टैंक्स आ रहे थे, उनके टैंक्स आ रहे थे, हम उनके एयरपोर्ट पे ये कर रहे थे, उनके नेवी के कर रहे थे, नेवी अपना काम कर रही थी। तो वो नॉर्मल वॉरफेयर वेस्ट में चालू था, मगर ईस्ट में काफ़ी सारी प्लानिंग के साथ जी काम हुआ। उससे फिर जल्दी से वो पाकिस्तान आर्मी सरेंडर हो सकी। जी मतलब हर जंग के बाद में हमारी भारतीय वायुसेना और भी ज़्यादा मजबूत होती गई और ताकतवर होती गई हाँ। देश के लिए। और भी बहुत बड़ा काम हुआ कारगिल वॉर के बाद। जी कारगिल जो वॉर तक वो जो हिमालयन की जो वैली में, कश्मीर वैली, लद्दाख वैली, जी उधर अरुणाचल वगैरह, वहाँ सिर्फ हमारे ट्रांसपोर्ट जहाज ही जाते थे जी वो सपोर्ट करने के लिए, आर्मी को सपोर्ट करने के जी। लिए। उनका काम था कि आर्मी का सपोर्ट करना, क्योंकि रोड नहीं थे। तो एयर ड्रॉप से ऊपर से पैराशूट से उनको राशन डालना पड़ता था, मेडिसिन डालना पड़ता था, इवन दी पोस्ट भी डालने पड़ता थे जो जी लेटर्स वगैरह। जी तो फाइटर्स और बॉम्बर्स ने कभी उधर देखा नहीं, और पता नहीं क्यों नहीं सोचा कि भाई वहाँ भी लड़ाई के लिए जाना पड़ेगा। जी तो जब कारगिल वॉर हुई तब कोई भी फाइटर पायलट ने माउंटेन के ऊपर से फ्लाई किया नहीं था। जी और फिर मगर वक्त टाइम आ गया था कि भाई अभी करना ही पड़ेगा। जी तो फटाफट उनको शॉर्ट ट्रेनिंग, मतलब एक सॉर्टी करके ट्रेनिंग जी। दे दी कि भैया माउंटेन ऐसे दिखते हैं, ऐसा देखना पड़ता है, ये कर। तो पहला वेव हमने भेजा, तो उसमें तो हमारे AN-12 2 मारे गए। उसमें हमारे हेलीकॉप्टर भी मार गिराया उन्होंने। और ये मेरे ख्याल से मिराज भी एक ये हो गया। तो हमारे 2 पायलट, जी। एक को तो टॉर्चर करके मरवा दिया, जी। ये कर। चार जो हेलीकॉप्टर में लोग बैठे थे वहाँ, वो 4 क्रू मेंबर्स वो भी जी। मर गए। जी उसके बाद में फिर उन्होंने ऑपरेशन सफ़ेद सागर लॉन्च किया एयरफोर्स ने। और फिर उन्होंने कंट्रोल करके बराबर उन्हें इजराइल का ट्रेनिंग वाले इजरायली बॉम्ब, टेक्निक वाले बॉम्ब्स जो कि लेज़र गाइडेड रहते, वो जी। उससे उनके सप्लाई रूट्स पे मारना चालू किया, उनके पोस्ट पे मारना चालू किया। और हेलीकॉप्टर्स भी
उसको मिसाइल वगैरह लगा के, तो पूरा वॉरफेयर का ये चेंज हो गया। तब तक इनको लगता था कि हम फाइटर इसकी तो हिमालय रेंज में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जी। और उसका फ़ायदा अभी ये हुआ कि चाइना ने अभी जो गलवान वैली में ये किया जी। तो हमारी फाइटर्स एकदम से वहाँ से पेट्रोलिंग चालू करना चालू जी। कर दिया क्योंकि जी। तो उसका बहुत फ़र्क पड़ा। उन्होंने भी वहाँ से हट गया क्योंकि उनके जहाज़ इतने दूर नहीं आ सकते, मगर जी। हमने जी। वहीं पर सब अच्छे अच्छे जो लेटेस्ट जी। फाइटर्स हमने भेजे, लेटेस्ट ट्रांसपोर्ट हमने भेजे। उसके बाद में आर्मी भी अपने बड़े टैंक्स वगैरह भी वहाँ लेके गई है। जी। तो ऐसा तो ये कारगिल वॉर ने जो माहौल बनाया है वो अभी हमें काम में आया है। जी सर, ऑपरेशन कैक्टस हो या ऑपरेशन पुमलई है, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन सफ़ेद सागर और 2019 में जो पुलवामा का जो हमला हुआ था, कितनी मजबूती के साथ में हमारी भारतीय वायुसेना खड़ी रही हमारी थल सेना के साथ में। जैसे कि पता है कि पहले नहीं खड़ी रहती थी, वो डिमांड करने के बाद ही आती थी जी। मगर अभी सब ऑटोमेटिक हो गया है। जी। और बालक अभी जैसे पुलवामा पे अटैक हो गया, इमीडिएटली एयरफोर्स को बताया कि तुमने बालाकोट को स्ट्राइक करके उनके जो टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय करो। ये अटैक इंडिया के पास है, इंडिया के ऊपर हो रहा है, हमारे फ़ौज के ऊपर हो रहा है और हमारा काम है कि उनको रिटेलिएट करना है। तो उसमें जहाँ भी नेवी की ज़रूरत पड़ेगी, यदि कुछ पोर्ट के वहाँ हो रहा है, जहाँ भी एयरफोर्स की डीप पेनिट्रेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी वो करेंगे। जहाँ भी ये आर्मी को जाने की ज़रूरत पड़ेगी या तो पैराड्रॉप करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आर्मी। तो उस तरह से पूरे थिंकिंग चेंज हो गई है और एम एक ही है कि यदि दुश्मन हम हमला करेंगे तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर, सेना में बदलाव आ रहा है, पर भारतीय वायुसेना में भी काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, पर आप के हिसाब से और कौन कौन से ऐसे बदलाव लाने की ज़रूरत है और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अभी बदलाव एक तो पूरे स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ हो जाना चाहिए क्योंकि हमें अभी 2 फ्रंट वॉर की तैयारी में रहना चाहिए। जी। ये 2 फ्रंट वॉर के लिए यदि हम तैयार रहे तो मतलब कि हमारी एयरफोर्स सक्षम है, मगर इसके साथ साथ आर्मी और नेवी का भी उतना ही जिम्मेदारी और उसका भी ये बढ़ना चाहिए। जी। अभी काफ़ी जो अभी क्या हो गया कि एवरीथिंग इज सॉर्ट ऑफ डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल। जी। अभी कोई भी जहाज़ को टारगेट के ऊपर जाके बॉम्ब डालने के, हमारे ज़माने में टारगेट के ऊपर हम जाके बॉम्ब डाल के फिर वापस आते थे। जी। यहाँ जा रहे हैं, यहाँ स्टैंड ऑफ वेपन्स है, उसके बाद में लेज़र गाइडेड वेपन्स है और सैटेलाइट गाइडेड वेपन्स है। तो इस तरह का माहौल बन रहा है। उसके बाद में स्पेस में भी हमें देखना पड़ेगा। जी। क्योंकि स्पेस में भी बहुत हमारे सैटेलाइट जो मिलिट्री के लिए काम कर रहे हैं, जी। उसको भी दुश्मन उड़ा सकता है। जी। और वो यदि उसके ऊपर हमला करता है तो हमारे पास ये रहना है कि यदि किसी ने मिसाइल लॉन्च की हमारे सैटेलाइट को उड़ाने के लिए तो हमने उसको बीच में पकड़ के डिस्ट्रॉय करना चाहिए। जी। तो इस तरह के हाई टेक्नोलॉजी और जो हम पहले के ज़माने में देखते थे मूवीज़ में कि स्पेस ऑडेसी या तो स्पेस के जो मूवीज़ देखते थे, जी। वो अभी रियलिटी में आ रहे हैं। तो हमें स्पेस स्टेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के। जी। और हमारे जो सैटेलाइट्स है उसको भी ये करने, और सैटेलाइट से अभी टेक्नोलॉजी बन रही है कि सैटेलाइट से फिर जैसा ड्रोन जाके अटैक, सैटेलाइट से आपका मिसाइल लॉन्च होंगे और अटैक होगा। तो बहुत ही वो टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स ये हो रहा है। उसके साथ साथ चलने के लिए हमें बहुत ही ट्रेन मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ही अच्छे R&D की ज़रूरत पड़ेगी। तीनों फौज के लिए R&D की ज़रूरत पड़ेगी। सर, हमारे भारतीय वायुसेना के एयर वॉरियर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही कहना है कि हमारे ज़माने में जो एयरफोर्स था उससे अभी आप बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। हमने बेसिक लड़ाइयाँ लड़ी है, अभी आपको बहुत टेक्निकल लड़ाई लड़ना पड़ेगा।
आपको बहुत डिजिटल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो उसके लिए आप सब लोगों ने उस तरह से तैयार रहना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच सर। जय। जय हिंद।